सूबे में 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव है। सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सत्ता पक्ष कांग्रेस दोबारा सत्तासीन होने की तैयारियों में लगी है। इसके तहत बैठकें करके सियासी रणनीति बनाई जा रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा आनन फानन में रायपुर पहुंची, जहां उन्होंने सीएम हाउस में सत्ता और संगठन की बैठक ली, जिसमें पार्टी के कई दिग्गज शामिल हुए। इस बैठक को भले ही 2023 की चुनावी तैयारियों से जोड़ा जा रहा है, लेकिन अचानक हुई ये बैठक कई सवाल भी खड़े कर रही है। रूटीन बैठक थी, चुनाव की तैयारी के संदर्भ में बैठक थी। ये जो आप प्लानिंग करेंगे चुनाव के लिए, तो स्वाभाविक है कि वो गोपनीय होगी ही, और आगे भी ये बैठकें होंगी, इनका सिलसिला आगे भी चलेगा और वो पूरी तरह से गोपनीय होंगी। ये बैठकें अब चुनाव की स्ट्रेटेजी को लेके विशेष पूरा कि चुनाव की अब तैयारी के लिए एक पूर्ण स्ट्रेटेजी बना के कैसे काम करना, संभागीय कार्यकर्ताओं की बैठक होंगी। वहीं दूसरी ओर भाजपा भी कांग्रेस से सत्ता छीनने की कवायद में लगी है। भाजपा में भी बैठकों का दौर जारी है। पार्टी के प्रदेश कार्यालय में कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विधानसभा चुनाव पर फोकस रहा। इसके साथ ही भाजपा ने कांग्रेस की हाई प्रोफाइल बैठक पर भी तंज कसा। भाजपा का कहना है कि ये सर्वविदित है कि 2.5 साल का फॉर्मूला तय हुआ था। एक ने दूसरे को धोखा दिया है। कहीं ऐसा न हो जाए कि कर्नाटक को शांत करने के लिए छत्तीसगढ़ में कुछ हो जाए। कांग्रेस का आंतरिक मामला है, पर सर्वविदित है कि 2.5 साल का फार्मूला तय हुआ था और 2.5 साल में एक ने दूसरे को धोखा दिया। और अब कांग्रेस के सामने संकट है कर्नाटक का। डी कुमार और सिद्धारमैया के बीच जो चल रहा है, तो उसमें छत्तीसगढ़ में उस फार्मूले का पालन हुआ कि नहीं हुआ, ये विषय आ रहा है। तो हो सकता है कि कर्नाटक को शांत करने के लिए छत्तीसगढ़ में कुछ हो जाए। कुल मिलाकर 2 से 3 घंटे मुख्यमंत्री निवास में चलने वाली कांग्रेस की हाई प्रोफाइल बैठक भारतीय जनता पार्टी को सवाल उठाने के कई मौके दे रही है। हालांकि कांग्रेस पूरी तरह से इस बैठक को 2023 की रणनीति की तैयारी बता रही है, लेकिन आनन फानन में हुई इस बैठक से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। रायपुर से IND 24 के लिए निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार गुहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव है। ऐसे में सियासी हलचल तेज हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष चुनावी जीत की कवायद में जुट गए हैं। बीजेपी लगातार बैठकें करके रणनीति बना रही है, तो वहीं कांग्रेस भी फतेह हासिल करने के एजेंडे को तय कर रही है। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा अचानक से छत्तीसगढ़ पहुंची और सीएम हाउस में सत्ता संगठन की एक बैठक ली, जिसमें 3 घंटे से भी ज्यादा समय तक मंथन चला। अब इसी बैठक को लेकर के बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है, तो इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। आनन फानन में क्यों हुई कांग्रेस की बैठक? क्या सत्ता संगठन में फेरबदल करेगा हाईकमान? बीजेपी को क्यों लग रहा कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं? क्या अब कर्नाटक चुनाव के बाद बदलेगी छत्तीसगढ़ की चुनावी रणनीति? तो इन्हीं कुछ पॉइंट्स को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं, और चर्चा को विस्तार देने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। एक एक करके उनसे आपसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं सुरेंद्र वर्मा, जो कि प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अजय चंद्राकर, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं परेश बागबहारा, जो कि प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ भाजपा के। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों ही मेहमानों का IND 24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा परेश जी से। परेश जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में सब कुछ ठीक नहीं है, बताइए। पूरे छत्तीसगढ़ को लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है जी। पिछले 4.5 साल में जो स्थितियां छत्तीसगढ़ की लूट करके वर्तमान कांग्रेस सरकार ने बनाई हैं, वो अब धीरे धीरे सारे उसके परते खुलते जा रही हैं। और क्यों अब छत्तीसगढ़ का हर एक नागरिक अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि 36 वादे लेकर के गंगा जल की कसम खा करके जिन लोगों ने इस
प्रदेश की सत्ता संभाली थी, उन लोगों ने आखिरी में पिछले 4.5 साल में 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लूट यहाँ के राजस्व की है। और जिन माता बहनों ने विश्वास करके शराबबंदी के नाम से उनको वोट किया था, उनके घरों में होम डिलीवरी शराब की दे करके हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया है। हर एक चीज में घोटाला, चावल का घोटाला हो, चाहे वो रेत का घोटाला हो, गोठान का घोटाला हो। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये बात हाईकमान के समझ में आ गई है। इस कारण आनंद फानंद में बैठक हो रही है कि किस तरीके से अब इस चुनाव को, इस छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस ने दुर्दशा की है और जो चुनाव में जो स्थिति बनने वाली है उसको कैसे संभाला जाए, शायद उसी बात की चर्चा आज अचानक से आदरणीय सजा जी आकर के की हैं। और जिस प्रकार से दर पर सारी चीजें खुली हैं और हजारों करोड़ रुपए का जो घोटाला दिख रहा है, उसके पैसे का भी शायद कुछ हिसाब किताब आज हुआ होगा, ऐसा लगता है। चलिए ठीक है, मैं आप ही की बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं सुरेन जी से। सुरेन जी, क्या कहेंगे परेश जी की बात पर? दिव्यांशु जी, सारे हथकंडे अपनाने के बाद भी आज भारतीय जनता पार्टी के नेता छत्तीसगढ़ में मुद्दाहीन है। दुनिया का सबसे बड़ा राशन घोटाला, सबसे बड़ा चावल घोटाला, जो चाउर वाले बाबा बन के घूमते थे, असलियत उतर गई है। 21 लाख गरीबों का फर्जी राशन कार्ड बनाकर 36 लाख करोड़ का राशन घोटाला। शिवशंकर भट्ट का 164 का बयान भी छत्तीसगढ़ की जनता ने सुना है। सीएम मैडम कौन है, सीएम सर कौन है, ऐश्वर्या रेसिडेंसी किसका पता था, नागपुर, लखनऊ और दिल्ली किसको पैसे पहुंचाए गए। इसी ईडी में रमन सिंह के खिलाफ 2 मामले लंबित है जी। एक नान घोटाला, दूसरा आय से अधिक संपत्ति का। गढ़ मुक्तेश्वर उत्तराखंड में जो रिसोर्ट है, कलकत्ता की कंपनियों से फर्जी एंट्रियां जांच में प्रमाणित हुई है। बताए भाजपाई, तो भाजपा के राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए जिस प्रकार से केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 28 अप्रैल को बहुत कड़े कमेंट किए हैं। पढ़ ले भारतीय जनता पार्टी के नेता। और जहां तक आज के बैठक की बात है दिव्यांशु जी, समन्वय समिति की बैठक थी। प्रदेश कांग्रेस में समन्वय समिति का मतलब होता है राष्ट्रीय प्रभारी, जो छत्तीसगढ़ की प्रभारी है शैलजा जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री, शासन के मुखिया, संगठन के मुखिया मोहन मरकाम जी, संगठन के महामंत्री रवि घोष जी, और वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ मंत्री, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष भी थे और कैबिनेट मंत्री थे। तो समन्वय समिति की बैठक थी, नियमित प्रक्रिया है। 5 दिन पहले नगरीय निकाय के जो 14 के 14 शहर बड़े नगर निगम है दिव्यांशु जी, उसमें कांग्रेस के महापौर है, सभापति भी कांग्रेस के हैं, उनसे 1 to 1 चर्चा की गई। नगरीय निकाय में संबंध में जो चुनाव में जिम्मेदारियां दी जानी है, जो पार्षदों को, जो महापौर को, उसके साथ साथ उसके पहले जो 71 विधायक हैं, नेता मंत्री सहित हमारे जो विधानसभा में जहां पर हमको जीत मिली है और जहां पर छाया विधायक है, जहां पर हमारी पार्टी के विधायक नहीं जीत पाए थे 2018 में, उनसे भी 1 to 1 चर्चा की गई। और जो बूथ कमेटी का जो गठन है, 24,000 के लगभग बूथ है दिव्यांशु जी छत्तीसगढ़ में। 21,600 से ज्यादा जगहों में बूथ कमेटी का गठन हो चुका है। बूथ लेवल, जोन लेवल, सेक्टर लेवल, ब्लॉक लेवल, जिला लेवल और संभागवार भी बैठक हो चुकी है। अब आज के बैठक में यह नतीजा निकला है कि 21 तारीख को भरोसे का सम्मेलन, क्योंकि हम 2023 के चुनाव में, यह मूल अंतर है दिव्यांशु जी। भाजपा के नेता कर्नाटक में आप देखे होंगे 40% कमीशन की सरकार थी, महंगाई, बेरोजगारी से जनता बदहाल है और ये सांप्रदायिक मुद्दों पर प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे थे। बार बार मुद्दों को भटकाने के लिए बजरंग दल के जो लगातार वहां गुंडागर्दी में संलिप्त पाए गए थे, उनकी तुलना प्रभु बजरंगबली से करते दिखे, जो हम सबके आराध्य हैं। तो जनता ने जवाब दिया है। 20 से 25% भाजपाइयों की तो वहां जमानत जब्त हो गई। दूसरी मूल बात, हिमाचल के बाद फिर से कर्नाटक में जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ मॉडल की धमक एक बार फिर से दिखी है, चाहे ओपीएस का मामला हो, जो हमने छत्तीसगढ़ में लागू किया, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना बहाल की, जो रिक्त पदों पर आउटसोर्सिंग करते थे 15 साल के कुशासन में रमन सरकार में, हमने नियमित पदों पर सरकारी नौकरी की भर्ती जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में हो रही है, वो दूसरा उदाहरण देश में नहीं मिलेगा दिव्यांशु जी। गोबर खरीदी का जो मॉडल है छत्तीसगढ़ का, हम हिमाचल में भी वादा किए, कर्नाटक में भी हमारा वादा था, जिसको जनता ने आशीर्वाद दिया जनमत के रूप में। तो जो ऐतिहासिक
जीत मिली है, जो सांप्रदायिकता के विषय में भाजपा को वहां की जनता ने आईना दिखाया है, तो छत्तीसगढ़ में भी हम अपने सरकार के किए गए कामकाज से, अपने योजनाओं से, न्याय योजना चाहे किसानों के लिए हो, भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए हो, गोधन गोपालकों के लिए गोधन न्याय योजना हो, या वनोपज संग्राहकों की जो योजनाएं हैं उसको लेकर हम जाएंगे। और भरोसे का जो सम्मेलन है वो अभी 21 तारीख को पाटन में होगा और 26 तारीख से संभागवार बैठकें, संभागवार जो सम्मेलन है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आगे की क्या कुछ रणनीति रहने वाली है उसे लेकर के बैठक आयोजित की गई थी। चलिए ठीक है, मैं डॉक्टर चंद्राकर के पास जाना चाहूंगा। डॉक्टर चंद्राकर, ये बात तो चलिए सुरेंद्र जी ने स्पष्ट कर दी कि बैठक किस बारे में थी। अब बीजेपी जिस तरीके से इसे लेकर के सवाल उठा रही है और वो ये भी कह रहे हैं कि 2.5 साल वाले फॉर्मूले का क्या हुआ, तो क्या इस तरह के सवाल उठाना आपके हिसाब से सही है? क्या लगता है? बढ़िया प्रश्न है आदरणीय दिव्यांशु जी। जी, अब इस तरह के प्रश्न इनरिलेवेंट प्रश्न नजर आते हैं। जी 2018 के पहले यही अप्रैल और मई का महीना, और उस समय जो बीजेपी सत्ता में थी और कांग्रेस विपक्ष में थी, तो दोनों की तैयारियों का जब हम लोग अध्ययन किए थे तो उस माहौल से अभी कांग्रेस लीड करते हुए दिखाई दे रही जी। और समन्वय समिति की बैठक एक दिन पहले हो जाना, ये तो ये समन्वय समिति ही है। हो सकता है किसी बड़े पदाधिकारी को या मंत्री को बाहर जाना हो, कुछ निजी काम भी हो सकता है, बिल्कुल। तो इस तरह से कंसीडर भी किया जाता है जी और कंसीडर करके एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा करके। जी मूल बात यह है कि छत्तीसगढ़ में लगभग 76% जो कृषक लोग हैं दिव्यांशु जी, और संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर का जो यादगार भाषण था जी, जिसमें वो नेहरू जी को ट्रेस करते हुए बोले थे कि एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार मिल गया, राजनीतिक स्वतंत्रता तो मिल गई, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक स्वतंत्रता जब तक नहीं मिलेगी, और आपकी छवि तो जिस तरह से सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले की छवि है, तो आपको ध्यान देना है। तो उस मॉडल को धीरे 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 और गांधी जी का जो विचार रहा उसको लेकर के 76% जो लगभग यहाँ कृषक हैं, ये एक बड़ी योजना लेकर के ये बैठक होना अलग बात है। बैठक तो सभी पार्टियां करती हैं, बीजेपी भी अपने कार्य परिषद की आज बैठक की है, लेकिन इन नीतियों को, अब आर्थिक नीतियों को जनता के सामने जो लेके गए उसको कैसे कम्युनिकेट करना है। और निजी तौर पर मैं भी पाटन में अभी जो होने वाला है इनका सम्मेलन, उसको कवर करने मैं अपनी टीम के साथ जाने वाला हूं दिव्यांशु जी, और हो सके तो माननीय मुख्यमंत्री जी से 10 मिनट मेरी चर्चा भी होगी, तो और स्पष्ट हो पाएगा। रही बात बीजेपी का, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या विभाजित मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बीच में नागपुर, ये जो टोपोग्राफी है, ये जो चुनौती मिल सकती है उसके लिए कांग्रेस जिस तरह से ह्यूज मेजॉरिटी के साथ जीती थी उस समय, उसको बरकरार रखना चाहती है, और वो एकदम सतर्कता के साथ, बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ संगठन लेवल पर अपनी रणनीति को बनाने का प्रयास कर रही है दिव्यांशु जी। चलिए ठीक है, काफ़ी अच्छी बात आपने कही। परेश जी के पास मैं जाना चाहूँगा। परेश जी, मुझे लगता है कि अब आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अभी आपने सुरेंद्र जी को भी सुना, आपने डॉक्टर चंद्राकर को भी सुना, क्या कहेंगे इस पर? देखिए क्या है कि ये बहुत आश्चर्य का विषय है जी कि जिसके इतने सारे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता और आईएएस अफसर जेल के अंदर अभी घुसे हुए हैं, सबको पकड़ करके भ्रष्टाचार के आरोप में अंदर किया गया है। पिछले 6 महीने से उन लोगों की जमानत नहीं हो रही है। माननीय अदालत में जा रहे हैं, बार बार बड़े बड़े वकील ला रहे हैं दिल्ली से, बॉम्बे से, लेकिन चूंकि भ्रष्टाचार हुआ है और इस कारण से उनकी जमानत नहीं हो रही है। ये जो कहते हैं ना कि ये ईडी को स्पॉन्सर करके ऐसा कर रहे हैं, ये डॉक्टर अंबेडकर जी का जो संविधान है, उनके संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ हमेशा ये कांग्रेस रही है और उनके खिलाफ सवाल खड़ा करती रही है। और ये इसी का दुष्परिणाम है कि पूरे देश में धीरे धीरे कांग्रेस साफ होती जा रही है। कुछ राज्यों में जीत गई है और इस बार इनका यहां पर भी पत्ता साफ है
क्योंकि ये जो 36 वादे किए थे जी। और ये जो धान की बात करते हैं कि धान का हमने लोगों को उचित मूल्य दिया, 85% लोग किसानी पर आधारित है, ये पूरा का पूरा पैसा केंद्र सरकार से आया है। 63 लाख टन चावल केंद्र सरकार ने लिया है, उसके बदले 1 करोड़ धान यहाँ पर 1 करोड़ टन धान यहाँ खरीदा गया है। सिर्फ 9,000 रुपए एकड़ दिया गया है, 600 रुपया वो देते हैं और 2,000 रुपया टन जो है 2,050 रुपया टन जो है वो केंद्र सरकार देती है। इस कारण हमारे ओम माथुर जी ने कहा है कि जिस प्रकार 2018 के चुनाव में उस समय यहाँ के किसानों ने अपना धान रोक करके रखा था और उनको ज्यादा फायदा हुआ था, इस बार 2023 के चुनाव में धान रोक के रखें और भाजपा की सरकार आएगी तो उनको ज्यादा फायदा होगा। और ये आपको बता देता हूं कि वो दूर नहीं, ये हर घर में, हर मोहल्ले में, हर जगह ये चर्चा है कि किस तरीके से उनको लूटा गया है, किस तरीके से बेरोजगारी भत्ता के नाम से उनको ठगा गया है, किस प्रकार से महिलाओं को वन समिति के जो कर्ज माफ किया जाएगा उसके नाम से ठगा गया है, तेंदुपत्ता संग्रहण के नाम से सिर्फ एक दिन खरीदी दिखा करके पूरा का पूरा कमाल 2 नंबर में बेच दिया जाता है। और किस तरीके से यहाँ के आदिवासियों के साथ लूट खसोट हुआ है, किस प्रकार बस्तर में धन परिवर्तन किया जा रहा है, ये सारी बातें देख रही है। ठीक है, 2023 में इसका जवाब देख। चलिए ठीक है, जवाब 2023 में देखेंगे, अभी 2022 चल रहा है तो बात कर लेते हैं। परेश जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने एक बात कही कि कांग्रेस जो है वो संवैधानिक संस्थाओं के हमेशा खिलाफ रही है या रहती है, ऐसा आपने कहा। कांग्रेस ये कहती है कि संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम तो आपकी सरकार कर रही है। केंद्र में जो मोदी सरकार बैठी है वो कांग्रेस ऐसा कहती है कि संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम हुआ है। जो संवैधानिक संस्थाओं का काम है उसे छोड़ करके और सरकार जिस तरीके से उनको चलाना चाहती है उस हिसाब से वो काम कर रहे हैं। इस पर क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, बहुत स्पष्ट है, ये तो कांग्रेस जो कह रही है उनके आचरण से ये स्पष्ट हो रहा है कि किस प्रकार संविधान के खिलाफ व्यवहार कर रहे हैं, किस तरीके से विदेशों में जाकर के यहाँ के लोकतंत्र को लोकतंत्र नहीं कहते हैं। एक मिनट, ये सारी बातें आपके सामने हैं। जी, मैं क्षमा चाहता हूं कि आपको इंटरप्ट करना पड़ रहा है, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि जैसे बीजेपी के अगर कोई नेता हो तो उन पर कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन दूसरी तरफ जो कांग्रेस के विधायक हैं, जो कांग्रेस के सांसद हैं, उन पर छापेमार कार्रवाई होती है और बार बार होती है। ईडी के छापे पड़ते हैं, सीबीआई के छापे पड़ते हैं, आईटी के छापे पड़ते हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं संदेह की स्थिति तो उत्पन्न करता ही है ना। देखिए, इतने सारे एसआईटी बनाए इन लोगों ने जी, कितने सारे एसआईटी बनाए। जिस दिन सरकार बनी उस दिन से एसआईटी बना, आज तक एसआईटी ने भी एक केस पकड़ा, यहां पर किसी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया जो ये बात करते हैं कि यहां पर भ्रष्टाचार हुआ और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और ईडी कार्रवाई नहीं कर रही, सीबीआई कार्रवाई नहीं कर रही है। क्या ये किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? एसआईटी का आपका गठन का क्या हुआ? हाँ, और आपने जो केंद्र सरकार को आपने मौका झीरम कांड के मामले में जो जांच हुई, आप बोलते थे मेरे जेब में जो है इसकी सारी साक्ष्य है, मैं 2 दिन में बता दूंगा कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, वो सब कहां चला गया? चलिए ठीक है, आपकी बात पर मैं रिएक्शन लेता हूं। सुरेंद्र जी क्या कहेंगे? जोशी जी, जितने दागी, जितने भ्रष्टाचारी, जितने अपराधी भाजपा में है वो सदाचारी हो गए। जी, यौन शोषण के आरोपी जिस पर पास्को का मामला दर्ज है, ब्रिजभूषण शरण सिंह का मामला आप देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से एफआईआर के आदेश के बाद भी 3 महीने से पदकवीर बेटियां दिल्ली में आंदोलनरत है और उसके संरक्षण में सारे भाजपाई है। आप ये कह रहे थे, कुछ उदाहरण मैं भी गिना दूं कि जो भाजपाई है उन पे कार्रवाई नहीं होती। नारायण राणे, एकनाथ शिंदे, हेमंत बिस्वा शर्मा, मुकुल राय, शुभेंदु अधिकारी, तमाम ऐसे नाम हैं जिनके खिलाफ बाकायदा एफआईआर थी, जांच चल रही थी। भाजपा में गए तो कोई मुख्यमंत्री बन गए और जांच के सारे प्रकरण आज बताए कितने बार भाजपा में शामिल होने के बाद उनको समन जारी हुआ, पूछताछ हुई। इसी तरह से जो झीरम का ये इनको अपना पाप याद आ रहा है, 2013 का प्रकरण है और जब तक यूपीए की सरकार थी 2014 तक ना, आपको याद होगा, गणपति और रमन्ना की संपत्ति कूट करने के लिए पेपर में बकायदा इश्तेहार छपे। जैसे ही मोदी सरकार आई, जांच की दिशा भड़का दी गई। आज 10 साल हो गए, जो घायल हैं, जो पीड़ित हैं, उनके परिजनों के बयान तक नहीं लिए गए। तो ये भाजपा है, यहां ऐसी गंगोत्री है, ऐसी वॉशिंग मशीन है कि सारे दागी भ्रष्टाचारियों के पाप धुल जाते हैं। यहां के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के खिलाफ 2 मामला है। ये धान की बात कर रहे थे,
छत्तीसगढ़ का किसान इनके 15 साल के कुशासन को भी भोगा है। 2003 में 270 रुपया बोनस का वादा था, 2008 में 300 देने का वादा था, 2013 में 2100 समर्थन मूल्य और 300 रुपया बोनस, 2400 का वादा था। 13 में रिकॉर्ड निकाल के देख ले धान संग्रहण का, दिए कितना, केवल 1370। 930 रुपया प्रति क्विंटल किसानों के जेब में डकैती डालने वाले किस मुंह से आरोप लगाते हैं? एक एक वादा भूपेश सरकार ने पूरा किया है। कर्ज माफी 10 दिन का वादा था, 2 घंटे नहीं लगे। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद कर्ज माफी हुई किसानों की। हमारा वादा था 2500 रुपया, इस साल 2640। सुन लीजिए, कर्जा माफ नहीं हुआ है, 2640 और 2660। अभी तक लोग दर दर भटक रहे हैं किसान लोग। 2640 और 2660। परेश जी आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। होता है सब कर्जा 1-1 रुपया माफ किया जाए। जी परेश जी आ रहा हूँ। किसान को दिया गया, ऐसे कमर्शियल बैंक का क्या हुआ? अपने बारे में बोलिएगा। एक एक करके दोनों ही माननीय प्रवक्ता एक एक करके अपनी बात रखिए। करते थे, हमारी सरकार 4000 रुपए में खरीद रही है। बेरोजगारी भत्ता गोबर का क्या हाल है? गोठान में क्या हाल है? 1300 करोड़ रुपए का गोठान है गोठान में। सरकार में है। वित्त आयोग को सुरेंद्र जी वो गोठान को लेकर सवाल उठा रहे हैं। नोटिस दी गई है, छत्तीसगढ़ की पूरे जनता गाय को, में छत्तीसगढ़ के गोठान में लोगों एक को गाड़ी नहीं मिलती है। ठीक है। गोसेवा के नाम पर सुरेंद्र जी करोड़ों रुपए, अरे सुरेंद्र जी मेरी बात तो सुन लीजिए। मयूर गौशाला मजबूर किया जाता है, वर्मी खाद के नाम से ठीक है। और गाय जो है पूरे गाय एक्सीडेंट हो रहा है, गाय सड़कों में है, ये हड्डी और गोठान में चमड़ी एक तक आदमी नहीं है। चलिए ठीक है। गोठान में जाकर ठीक है, सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी परेश जी मैं आप दोनों के पास वापस आऊंगा। जी मैं आपके पास वापस आऊंगा। डॉक्टर चंद्राकर से मैं एक छोटा सा सवाल कर लेता हूं, क्योंकि विषय से हम थोड़ा सा भटक गए हैं, वापस से विषय पे आ जाते हैं। क्योंकि आज बैठक हुई है और कुमारी शैलजा जी ने अचानक से बैठक ली है, तो उसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल मैं डॉक्टर चंद्राकर से चाहूंगा कि इस बैठक के बाद डॉक्टर चंद्राकर आपको क्या लगता है कि क्या सत्ता संगठन में हाईकमान कुछ फेरबदल करेगा या जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देंगे? देखिए दिव्यांशु जी, जब भी वैचारिक मंथन होता है किसी भी पार्टी का जी, और वो सत्ता में है, तो सत्ता के साथ संगठन में तालमेल की वो चर्चा करते हैं। बिल्कुल। कहीं पर किसी को हो सकता है किसी से रिलेशन में वो मधुरता ना हो, उसे मधुर बनाने का प्रयास किया जाता है और सबसे बड़ा संदेश दिया जाता है वैचारिक असमानताओं को छोड़ करके एकता स्थापित करना। लेकिन छत्तीसगढ़ में सबसे मजेदार बात क्या होने वाली है जिसकी हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं दिव्यांशु जी? 2017 यूपी के चुनाव तक सुनील काना गोलू जो प्रमुख रणनीतिकार वो अमित मालवीय जी के साथ थे जी, और अभी कर्नाटक के चुनाव में वो कांग्रेस के साथ रहे जी, और पूर्व आईएएस वो भी कांग्रेस के साथ है, जो थिंक टैंक है, जो पर्दे के पीछे से वार रूम में काम करते हैं। प्रत्येक पोलिंग बूथ तक उनकी नजर रहती है, उनकी रणनीति क्या रहेगी और उनकी सेवा अगर छत्तीसगढ़ में ली जाती है तो दोनों तरफ से जो वार रूम का जो रणनीति है वो भी छत्तीसगढ़ के आम मतदाताओं को देखने को मिलेगा, ऐसा सब मान करके चल रहे हैं दिव्यांशु जी। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने कही। परेश जी, संक्षिप्त में आपसे जवाब चाहूंगा कि कर्नाटक चुनाव के बाद जैसे जो नतीजे आए हैं, चुनाव के परिणाम आए हैं, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपको अब और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है छत्तीसगढ़ में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस दिन से चुनाव होता है उसके दूसरे दिन से मेहनत करना चालू कर देती है। ये लगातार काम करने वाली पार्टी है। इस कारण विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इस कारण इसके काडर को माना जाता है और यहाँ का जो कार्यकर्ता है, इसके नीचे तक के जो प्राथमिक, आज छत्तीसगढ़ में 16 लाख से ज्यादा आज हमारे प्राथमिक सदस्य हैं। कर्नाटक चुनाव के बाद से आप जो कह रहे हैं कि रणनीति बदलेगी, ऐसी कोई हमारी जो रणनीति पहले से चल रही थी, उस रणनीति को हम और ज्यादा जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, जैसे आज की बैठक में तय किया गया कि हम जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, सोशल मीडिया वाले हैं, आपके इंस्टाग्राम हैं,
यहाँ के बुद्धिजीवी हैं, यहाँ के कलाकार हैं। यहाँ पर हर एक मतदाता को हम ले जा अपनी सारी बातों को रखेंगे। जो इस सरकार ने इस प्रदेश को लूटा है, जो लूट खसोट किया, उसकी जानकारी वहाँ पर देंगे। और जो गोठान में उसको पोल खोलो के माध्यम से हम बताएंगे कि गोठान में कैसे 2 रुपए का गोबर लेकर के उसको 2000 रुपए में, इसको 1000 रुपए में किसानों को बेचा जा रहा है। बिल्कुल इस वर्मी यानी खाद कि के नाम सोशल से। मीडिया के माध्यम तो ये से सारी आप बातें युवाओं जो के हैं, बीच उनको जाने का बताएंगे जी और एक एक मतदाता तक पहुंचेंगे। ठीक है, ठीक है। प्रधानमंत्री जी यहाँ के 23,000 बूथ के जितने अध्यक्ष हैं उनसे वर्चुअल बैठक करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। यहाँ के सारे सांसद हर एक लोकसभा क्षेत्र में जा करके यहाँ पर एक बड़ी आम सभा करेंगे, बड़ी बड़ी यहाँ रैलियां होंगी। इस प्रकार से एक पूरी रणनीति बनी है और उसके माध्यम से हम अपने इस चुनाव को 2023 के चुनाव को निश्चित रूप से अगले बार यहाँ भाजपा की सरकार बना के। ठीक है सुरेंद्र जी आपसे भी मैं यही चाहूंगा, यही मेरा सवाल आपसे भी रहेगा कि आपकी क्या कुछ रणनीति रहने वाली है, या जैसा चल रहा था वैसे ही चलने देंगे या कुछ थोड़ा बहुत फेरबदल रहेगा? जल्दी से अपना जवाब दीजिए। दिव्यांशु जी, कांग्रेस सरकार, भूपेश बघेल सरकार के कामकाज को लेकर हमारे कार्यकर्ता जो हैं जन जन तक जाएंगे। जो विश्वसनीयता हमने 4.5 साल में हासिल की है, जिन कार्यक्रमों के माध्यम से आम जनता की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तरक्की हुई है, उसको लेकर हम जाएंगे। संकट विश्वसनीयता का तो भाजपा में है। पिछले 4 साल में 4 प्रदेश अध्यक्ष बदले। धर्मलाल कौशिक हुआ करते थे 18 में, फिर विक्रम उसेंडी, फिर विष्णुदेव साय। अभी सबसे निष्क्रिय सांसद जो भाजपा के हैं अरुण साव जी, वो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं और चुनाव से पहले उनका भी बदलना तय है। नेता प्रतिपक्ष बदल दिए बीच कार्यकाल में और 6 प्रभारी आ गए। आपको याद होगा सौदान सिंह जी हुआ करते थे, फिर डी पुरंदेश्वरी, फिर नितिन नवीन, उसके बाद अजय जामवाल। बिल्कुल देखिए समय भाजपा में तो संशय की स्थिति में है। इनके कार्यकर्ता निर्धारित कर देती है कि कब कितना बदलाव होना है। चलिए ठीक है जी चलिए ठीक है सुरेंद्र जी चलिए ठीक है सुरेंद्र जी, परेश जी, डॉक्टर चंद्राकर, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की बाध्यता के चलते मैं इस चर्चा को यही समाप्त करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों महानुभावों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि अब जबकि कर्नाटक चुनाव के परिणाम आ चुके हैं, परिणामों के आने के बाद कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों में जो रणनीति है, चुनावी रणनीति है, वो उसमें बदलाव के आसार तो दिखाई दे ही रहे हैं। और आज अचानक से जब कुमारी शैलजा ने बैठक ली तो उससे ये स्पष्ट हो गया कि हाँ, छिटपुट बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि इन बदलावों से वास्तव में फायदा कितना दोनों ही पार्टियों को मिलता है। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।